ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। सही पॉलिसी सही प्रीमियम। दोस्तों, देश लॉकडाउन के अंदर है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की तैयारी भी हो गई है। ट्रक इंडस्ट्री जो है उसे चलने की इजाज़त दे दी गई है पूरे देश के अंदर। हालांकि वो डिपेंड करेगा तभी चलेंगे अगर ड्राइवर्स होंगे और अगर मार्केट के अंदर माल होगा। लेकिन फिर भी 10 से 15% जो ट्रक हैं वो आज की डेट में उन्हें काम मिल रहा है, जिसमें ज़्यादातर जो ज़रूरी कमोडिटीज़ हैं वो शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ट्रक के अलावा बस एक बड़ी सेगमेंट है, टैक्सी दूसरी बड़ी सेगमेंट है और तीसरे है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा और टैक्सी के बारे में हमने बात की है पहले भी। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे हमारे बस ऑपरेटर्स की। बस ऑपरेटर्स अगर ब्रॉडली हम देखें, 2 तरीके से क्लासिफिकेशन इसकी हो सकती है। एक तो सरकारी और प्राइवेट। तो सरकारी को आज की डेट के लिए छोड़ देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकारी अदारे हैं वो अपने कंडक्टर ड्राइवर्स को और जो दूसरा स्टाफ होता है, सपोर्टिंग स्टाफ होता है, वो उनकी जो सैलरीज हैं वो देता रहेगा इस लॉकडाउन के अंदर। आज हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के जो बस ऑपरेटर्स हैं। उसके अंदर भी 2-3 कैटेगरी आ जाती हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है कॉन्ट्रैक्ट बस कैरेजेस की, जिसे हम टूरिस्ट बसेस बोल देते हैं। वो बड़ी सेगमेंट है हमारे देश के अंदर। दूसरी जो कैटेगरी है वो स्टेज कैरेज बसेस हैं, प्राइवेट, जो बस अड्डों से चलती हैं, सवारियां ढोती हैं, रूट परमिट के ऊपर बसेस चलती हैं। और तीसरी कैटेगरी है स्कूल बसेस की। स्कूल बसेस की कैटेगरी बीते कुछ सालों के अंदर बहुत बड़ी हो गई है। स्टेज कैरेज बसेस से कई गुना ज़्यादा जो बसेस हैं वो आज की डेट में एक स्कूल वाला खरीदता है या स्कूल बस ऑपरेटर्स जो है वो खरीदते हैं। हाल की घड़ी में ये तीनों जो सेगमेंट है प्राइवेट सेक्टर की, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज और स्कूल बसेस, तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस की। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर अपनी बात रखूं, उससे पहले हम सुन लेते हैं हरीश सब्बरवाल जी का क्या कहना है, जो दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आइए सुनते हैं हरीश जी का क्या कहना है इसके बारे में। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल का, जिसने हमेशा समय अनुसार हमारी मदद करी। इस बार भी जब हमारी 50-60 बसेस कोविड की 19 की ड्यूटी करते हुए दिल्ली सरकार की बंद हुई तो आपने हमारी काफ़ी आवाज़ रेज करी, बुलंद करी और हाईएस्ट अथॉरिटीज़ तक पहुँचाई। उसके बाद आपने जिक्र किया ऑपरेटर्स की समस्याओं का, तो हमें ये सरकार को शिकायत करी है कि आपने जो डेफरमेंट दी है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। उस ईएमआई को आप 3 महीने या 6 महीने जो भी डेफर करें वो इंटरेस्ट फ्री होनी चाहिए, तब कहीं जाकर ऑपरेटर को कोई उसका लाभ पहुंच सकता है। हमने अपने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को रिक्वेस्ट की है और उनको सबसे पहले धन्यवाद किया है कि जो कदम आपने ड्राइवर को 5,000 रुपया मदद का उठाया वो सराहनीय है। लेकिन इसमें दुख है कि हमारे बसों के ड्राइवर रह गए, जबकि वो भी ड्यूटी में हमेशा प्रगतिशील रहे हैं, हमेशा तत्पर होकर ड्यूटी देते रहे हैं। जब भी दिल्ली सरकार को जरूरत पड़ी बसों वालों ने हमेशा उनका साथ दिया। तो कम से कम आप ये इस कैटेगरी में हमारी बस के ड्राइवर को भी डालिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी सेगमेंट है स्कूल बसेस की, जिसको ट्रांसपोर्ट फीस ना देने के निर्देश दिल्ली सरकार ने जारी किए। पर साथ साथ में ये भी कहा कि स्कूल वाले ना तो किसी टीचर की सैलरी रोकेंगे, ना किसी एम्प्लॉय की, ना किसी कॉन्ट्रैक्टेड लेबर की। तो 100% उनकी कॉन्ट्रैक्टेड लेबर में हमारे ड्राइवर हेल्पर भी आते हैं। उनका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एज पर आवर ESI भी स्कूल ही माना जाता है, जब वो इंस्टीट्यूशन माना जाता है जिसके लिए वो बस चला रहे हैं। तो वो उसके बारे में इसका निर्णय लें और दिल्ली सरकार उनको दिशा निर्देश दे ताकि उनको हम उनकी पूरी सैलरी दे सकें। तो हरीश सब्बरवाल जी ने पूरी जो बस इंडस्ट्री है उसकी बात रखी है। उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। लेकिन एक खास जो दिल्ली स्पेसिफिक मुद्दा है जिसके ऊपर हरीश जी बोले हैं वो ये है कि जैसे केजरीवाल सरकार ने तमाम जो ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक, ग्रामीण बस सेवा, उनको जो है 5,000 रुपया प्रत्येक जो गाड़ी मालिक या ड्राइवर है उसके अकाउंट में डाला है। लेकिन जो बस ड्राइवर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के जो बस ड्राइवर्स हैं, उनको स्कीम के अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है विशेष तौर पर दिल्ली सरकार को, वो भी ज़रूरत के समय हमेशा सरकार के देश के काम आते हैं, तो उन्हें भी इस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और उनको भी ये जो राहत है 5,000 रुपये की वो दी जाए। तो एक स्कूल बसेस की जो बात की हरीश सब्बरवाल जी ने, वो भी नोट करने वाली बात है। उनका कहना है कि जो सरकार ने ऑर्डर किए हैं तमाम जो स्कूल हैं
देश के, उनको ये कहा है कि आप अपने जो टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरीज आपको देनी है, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो जो उनका कहना है कि जो कंडक्टर ड्राइवर है उनकी स्कूल बसेस के वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के अंदर आते हैं, उनको भी सैलरी जो स्कूल मालिक हैं उनको देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि दो तरह की स्कूल बसेस हैं, अगर हम ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं। एक तो वो है जो बसेस स्कूल ओन करता है और दूसरी वो है जो स्कूल बसेस को हायर करता है। तो जो हायर करता है उन बसेस को तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी जो स्कूल वाला है वो उनको किसी तरह की कोई पेमेंट करेगा। इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा रोशनी के लिए हमने बात की ट्राई सिटी स्कूल बस एसोसिएशन, जो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला की एक बहुत ही कामयाब स्कूल एसोसिएशन है। बहुत अच्छी सर्विस के लिए ये लोग जाने जाते हैं। उनके प्रेसिडेंट हैं श्री मनजीत सिंह सैनी जी। हम सुनते हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 10,000 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਡੀਜ਼ਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ पैकेज दिया जावे। तो यहाँ पर मनजीत सैनी जी ने एक जो पॉइंट रखा है स्कूल बसेस की तरफ से, वो एक ये है कि एक सिर्फ डीजल का खर्चा उनका कहना है अगर छोड़ दें तो तमाम बाकी के जो 75% खर्चे हैं वो ज्यों की त्यों खड़े हैं आज की डेट में, चाहे वो बीमा हो, EMI हो, टैक्स हो या फिर स्टाफ की सैलरीज हो, वो तमाम जो खर्चे हैं वो यूं के त्यों हैं और जो इनकम है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। यहाँ पर एक बात ये भी नोट करने वाली है कि स्कूल जो है आज की डेट में वो फीस नहीं ले रहे हैं क्योंकि सरकार ने मना किया है ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जैसे ये स्कूल खुलेंगे तो वो अपनी जो फीस है वो ज़रूर वसूल करेंगे पिछले महीनों की भी। लेकिन कोई भी पेरेंट जो है ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्ट फीस पे नहीं करेगा क्योंकि वो कहेगा कि मैंने जब बच्चे गए नहीं मेरे बस के ऊपर तो मैं फीस किस बात की दूं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्कूल बसेस को जो है ये जो महीने खराब होंगे, अब 2 होंगे 3 होंगे हमें पता नहीं है, तो वो जो लॉस है वो उनको बाद में भी रिकवर होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है स्कूल से या फिर पेरेंट्स से। तो उनकी जो अगर कोई समस्या हल कर सकता है या सहारा दे सकता है तो वो है गवर्नमेंट। तो स्कूल बसों के बाद आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश बस ओनर एसोसिएशन के पास। सबसे पहले सुनते हैं उनका क्या कहना है। मार्च से हमारी बस एसोसिएशन की सभी बसें बंद हैं। पूरे प्रदेश में बस का संचालन रोक दिया गया और इस संचालन रोकने के कारण हमारे सभी बस ऑपरेटर बंधु सभी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। हमारे ऑपरेटरों को निम्न परेशानियां हैं जिनको मैं बिंदुवार आपके सामने रखना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर ये कहा गया है कि वोटर जानकर लॉकडाउन पीरियड का नहीं लगेगा, किंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टैक्स की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई और टैक्स माफ़ की कोई भी ऐसी बात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी। बाकी मज़दूरों को, फैक्ट्री वालों को, सबको इस तरह की लाभ मिल रहे हैं। हमारा जो परिवहन उद्योग है इस पे हम लोगों को हमारे स्टाफ की चिंता भी सरकार को करना चाहिए ताकि वो लोग भी अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। हमारे गाड़ियाँ जो यहाँ 2-2 महीने, 1.5 महीना खड़ी रहेंगी, उन गाड़ियों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। हम लोगों को ऐसा कुछ आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए ताकि हम इन गाड़ियों की समय समय पे आगे मरम्मत, सर्विसिंग करा सकें। और ट्रांसपोर्ट टीवी के माध्यम से मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश की इन समस्याओं को विस्तृत रूप से आगे रखें। तो यहाँ पर उनका एक खास बात यह है कहने की कि जो रोड टैक्स है वो कुछ सरकारों के उन्होंने नाम लिए कि वहाँ पर जो है वो रोड टैक्स को माफ़ किया जा रहा है या मोटर व्हीकल टैक्स कहते हैं कई राज्यों के अंदर, लेकिन बहुत से राज्य अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो टैक्स माफ़ी नहीं मिली है बस ऑपरेटर्स को। तो एक तो इन्होंने मुख्य डिमांड ये रखी है कि पूरे देश के अंदर, और मध्य प्रदेश को ये बिलोंग करते हैं तो वहाँ की सरकार ने भी अभी टैक्स में कुछ छूट नहीं दी है, तो वो डिमांड कर रहे हैं अपनी राज्य सरकार से कि उनको वो छूट जो है वो ज़रूर मिले। एक इन्होंने
उन्होंने ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि जो भी कंसेशन केंद्र सरकार राज्य सरकारें दें वो लॉकडाउन खुलने के 3 महीने बाद तक भी जारी रहनी चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, खास करके कॉन्ट्रैक्टर बस एसोसिएशन हो या फिर वो स्टेज कैरेज बस एसोसिएशन हो, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के इमीडिएटली बाद हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो शादी ब्याह है वो दोबारा से इमीडिएटली शुरू हो जाएंगे या टूरिज्म इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत टाइम लगने वाला है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस आने को। तो जो सपोर्ट है सरकार की वो अभी तो चाहिए ही, इसके बाद भी 3 महीने 6 महीने तक वो जो सपोर्ट है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो या किसी भी और रूप में हो, वो जारी रहनी चाहिए लॉकडाउन के बाद भी। इसके बाद जो स्टेज कैरेज बस एसोसिएशंस हैं, पंजाब हो या अन्य राज्य, हिमाचल हो या और भी देश के कई राज्य हैं जहां पर अच्छी खासी जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो सर्विस देते हैं स्टेज कैरेज की, उनके हालात भी एक जैसे ही हैं। हालांकि जो स्टेज कैरेज की मैं बात करूं, खास करके बड़ी बसेस की जिसको 52 सीटर बस कैटेगरी है, खास करके उनके टैक्स बहुत ज्यादा हैं कई राज्यों में। पंजाब की मुझे पता है उनका बहुत ज्यादा उनका टैक्स है, तो उनकी भी जो इनकम है वो बिल्कुल जीरो है और जो टैक्स है ज्यादातर राज्यों के अंदर वो ऑपरेटर्स को अभी भी भरने हैं, उनकी माफी नहीं मिली है। तो एक बहुत बड़ा बोझ उनके ऊपर भी है। कुल मिला के सारी जो सेगमेंट्स हैं बस इंडस्ट्री की हमने डिस्कस करी, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, स्टेज कैरेज, स्कूल बसेस में भी जो एक स्कूल की खुद की बसेस हैं और एक जो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स की हैं। तो तमाम जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है। अब मैं जो बातें रखी हरीश सब्बरवाल जी ने, मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन ने या ट्राई सिटी स्कूल बस एसोसिएशन ने, उन्होंने सबसे जो कॉमन बातें की वो मैं एंड में बात कर लेता हूं, वो है EMI डेफरमेंट की। जैसे हरीश जी ने शुरू में कहा कि जो 3 महीने का एक ऐलान तो किया RBI ने, लेकिन वो ऐलान ऐसा था जैसे सिर्फ खबर बनाने के लिए कर दिया गया हो, उसका जमीनी स्तर पर कोई फायदा किसी को नहीं हुआ है, ये हम कह सकते हैं। चाहे वो होम लोन की किस्तें हो या फिर वो गाड़ी की किस्तें हो, क्योंकि एक तो मार्च तो निकल ही गया था, 2 महीने बचे थे और 2 महीने में भी उन्होंने कह दिया कि ब्याज तो आपको देना पड़ेगा। तो वो किस तरह की ये EMI डेफरमेंट थी और किस तरह की ये राहत थी, किसी को समझ में नहीं आई। तो अगर सच में सरकार मदद करना चाहती है तो फिर 6 महीने के लिए, चाहे ट्रक हो, बस हो, ऑटो रिक्शा हो, कुछ भी हो, जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनकी 6 महीने के लिए बिना ब्याज के किस्तें आगे डाली जाएं, उसको कहा जाएगा कि किसी तरह की राहत दी है। मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह पर कैश राहत दी गई है छोटे बिजनेसमैन को। हमारे जो गाड़ी मालिक हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो बेचारे कहीं भी कैश राहत नहीं मांग रहे हैं, कोई ग्रांट नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ब्याज मत लो, 5-6 महीने किस्तें ना लो, बाद में देंगे, माफी नहीं मांग रहे हैं वो। ये बात सरकार को समझनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है कि कोई खैरात नहीं मांगी जा रही है और कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला नहीं है। अगर कोई कैलकुलेशन कर ली जाए, 5,000-10,000 करोड़ से ज्यादा का ब्याज किसी हालत में नहीं बनेगा अगर अक्रॉस द इंडस्ट्री ये जो 6 महीने की अगर डेफरमेंट आगे डाल दी जाए। और ये कुछ भी नहीं है, ये रकम ऐसी महामारी के दौरान, ऐसे बड़े संकट के दौरान केंद्र सरकार के लिए खास करके कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो सेक्टर है, ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर है, ये देश के लिए बहुत बड़ी चीज है, इसकी अहमियत सरकार भी समझती है। अगर आज पुलिस के बाद, अगर आज डॉक्टर्स और नर्सेज के बाद अगर कोई सड़कों पर है तो इस सेक्टर के लोग हैं, और अगर अब भी इनको राहत नहीं है तो फिर बाद में या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो हम कभी सोच ही नहीं सकते। तो तमाम जो बस एसोसिएशंस हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, उनके बिहाफ पे हम ये बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामने मोटे तौर पर ये रखना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को क्या चाहिए। सबसे पहले 6 महीने की EMI डेफरमेंट चाहिए, उसके बाद आप 3 महीने या 6 महीने के लिए इंश्योरेंस को आगे डालें, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया जा रहा है लेकिन गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो गाड़ियों के एक्सीडेंट भी नहीं हो रहे, तो क्लेम भी कोई नहीं आ रहा है। तो इंश्योरेंस की जो कमाई सीधी सीधी मोटी मलाई इस टाइम जो इंश्योरेंस कंपनियां खा रही हैं, कोई राहत लोगों को नहीं मिली है। IRDA की जो अनाउंसमेंट थी वो भी सिर्फ खबर बनाने वाली अनाउंसमेंट थी, उसका जमीनी स्तर पर किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है। उसके बाद जितने भी मोटर व्हीकल टैक्स हो, रोड टैक्स हो, किसी भी तरह का जो टैक्स है वो 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए वो उसको पूरे देश के अंदर उसे जो है खत्म करना चाहिए, उसे माफ करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर जरूर राहत दी है राज्य सरकारों ने लगभग हर जगह पे, कि जो एक्सपायर्ड हो गए डॉक्यूमेंट कोई भी इस दौरान, तो उनकी वैलिडिटी बढ़ाई गई है, वो अच्छा कदम है, उसको आगे भी बढ़ा देना चाहिए। इसके साथ ही एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है कि अगर आप देखिए कि जो गाड़ी मालिक इतना परेशान है
उसको अपना घर चलाना मुश्किल है, तो उनके ड्राइवर्स की हालत इस समय क्या होगी ये हम सब समझ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गौर करेंगी इन मसलों के ऊपर और कोई ना कोई जरूर राहत पैकेज अनाउंसमेंट होगी आने वाले दिनों में। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी पर सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।